रात के 11 बज रहे हैं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। अचानक आपके सामने एक फनी मीम आता है। किसी नई मूवी का मजाक उड़ाया गया था उसमें, या किसी पॉलिटिशियन पर एक सरकास्टिकली लिखा हुआ जोक आपको दिखता है। आप थोड़ा सा हंसते हैं, उसे अपने दोस्त को भी शेयर कर देते हैं और फिर उस मीम को भी स्क्रॉल कर देते हैं। आपको लगता है कि ये मीम किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने बोर टाइम में बैठकर 5 मिनट में बनाकर तैयार कर दिया होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वो एक सिंपल सी इमेज, कोई मजाक नहीं बल्कि एक 2 लाख रुपीस की पेड PR हिट जॉब थी। जी हाँ, जिस मीम को आपने कभी शेयर किया उसके पीछे एक पूरी शैडो इंडस्ट्री काम कर रही हो सकती है। एक ऐसी क्लैंडस्टाइन दुनिया जो स्टूडियो रूम में नहीं बल्कि सिगरेट, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड चैनल पर चलती है, जहां लाखों फॉरवर्ड वाले अनोनिमस मीम पेजेस सिर्फ एक आवाज उठाकर किसी भी ब्रांड की वही वाट लगा सकते हैं। किसी फ्लॉप मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट दिखा सकते हैं वो, और इलेक्शन से पहले आपके पॉलिटिशियन ओपिनियन को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और हम इसे कहते हैं द मीम माफिया। तो आज हम इस डिजिटल दुनिया की अंडरवर्ल्ड परेड में उतरेंगे। हम समझेंगे कैसे एक फीड पर आने वाला हर दूसरा जोक एक हॉटस्ट स्टैंड प्रोपेगेंडा है, और कैसे आपका दिमाग बिना आपकी मर्जी के मैनिपुलेट हो रहा है इनसाइड द सिंडिकेट। तो इस पूरे गेम को समझने के लिए चलिए चलते हैं इंदौर के एक छोटे से रूम में। मिलिए 19 साल के अमन। तो अमन दिन में एक नॉर्मल BCom स्टूडेंट है, लेकिन रात को वो एक मीम सिंडिकेट का हेड बन जाता है। अमन अकेला नहीं है, उसके पास 15 से ज्यादा मीम पेजेस का एक नेटवर्क है जिनकी कंबाइंड रीच लगभग 8 मिलियन, मतलब भैया 80 लाख लोगों तक की है। तो आपको लगता होगा कि मीम पेजेस आपस में राइवल्स होते होंगे, जानी भाई वो लड़ते होंगे कि किसका मीम ज्यादा पॉपुलर होगा, जैसी बात राइवल्स ऐसा करते हैं। बट रियलिटी ये है कि 80% बड़े मीम पेजेस आपस में जुड़े होते हैं जिन्हें हम मीम सिंडिकेट कहते हैं। तो अब तुम्हें समझना होगा गेम आखिर चलता कैसे है। मान लीजिए किसी बड़ी PR एजेंसी ने पॉलिटिशियन पार्टी को कोई नैरेटिव फैलाना है। वो एजेंसी किसी PR ब्रोकर के जरिए अमन जैसे सिंडिकेट हेड से कांटेक्ट करती है। उन्हें एक कैंपेन ब्रीफ मिलता है। तो अब कैंपेन ब्रीफ का मतलब समझो थोड़ा सा, मतलब ये एक छोटा सा या आसान सा दस्तावेज होता है जो किसी भी मार्केटिंग या विज्ञापन प्रोजेक्ट का एक रोड मैप की तरह होता है। मतलब आसान वर्ड्स में मैं तुम्हें बताऊं तो ये एक ऐसा कागज है जिसे देखकर पूरी टीम जैसे कि राइटर्स, डिजाइनर्स और मेकर्स एक साथ मिलकर एक ही दिशा में काम करने लग जाते हैं। और इसका फायदा वही यही है कि समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। तो ये एक मीम को वायरल करने का काफी अच्छा तरीका है। और इसके बाद शुरू होता है कोऑर्डिनेट ड्रॉप। तो रात के 9 बजे हुए हैं। एक ही वक्त पर अमन के नेटवर्क के सारे 15 पेजेस पर एक ही थीम पर अलग अलग टेम्पलेट्स में मीम पोस्ट किए जाते हैं। जब एक ही कंटेंट हजारों अकाउंट से एक ही साथ ड्रॉप होता है तो इंस्टाग्राम और ट्विटर का एल्गोरिथम इसे ऑर्गेनिक इंटरेस्ट समझने लग जाता है। उसको लगने लग जाता है कि ये ऑडियंस की डिमांड है, और देखते ही देखते वो टॉपिक वायरल और ट्रेंड करने लग जाता है। तो अब जहाँ से एक बात तो साफ होती है कि लगभग 80 से 90% बड़े मीम पेजेस, हाँ भाई, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, वो आपस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए जुड़े होते हैं। और इन्हें चलाने वाले ज्यादातर 18 से 24 साल के कॉलेज स्टूडेंट ही होते हैं जो इंदौर, भोपाल, सूरत, पटना और लखनऊ जैसे टायर 2 और टायर 3 शहरों से ऑपरेट करते हैं। और ये लोग आपस में दुश्मनी नहीं करते बल्कि मिलकर ब्रांड डील्स और पॉलिटिशियन कैंपेन का रेट फिक्स कर लेते हैं और मार्केट पे कब्जा करते हैं। अमन जैसे 90-20 साल के लड़के अपने बेडरूम में बैठकर महीने के 1.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जहां पेज फ्लिपिंग होती है, मतलब पेजेस को बेचते हैं, खरीदते हैं, ऐसा कुछ। और कॉपीराइट ब्लैकमेलिंग की जाती है जिसमें क्रिएटर्स को कॉपीराइट देकर उनसे पैसे हड़प लिए जाते हैं। और एल्गोरिथम हैकिंग का एक ऐसा ब्लैक मार्केट चलता है जिसके बारे में साइबर पुलिस तक को ठीक से नहीं पता। पर सवाल ये उठता है, मीम इतना पावरफुल क्यों है? न्यूज चैनल्स या वही ट्रेडिशनल एड्स ये काम क्यों नहीं कर पाते? उनकी न्यूज या एड्स इतनी वायरल क्यों नहीं होती जितना एक मीम हो जाता है? तो इसका जवाब है साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, और इसे कहते हैं द ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को समझने के लिए पहले तुम्हें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो एशियंट ग्रीस के वक्त में दुश्मनों के किले के अंदर घुसने के लिए एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाया जाता है जिसके अंदर सैनिक छुपे हुए थे। किले के लोगों ने उसे एक गिफ्ट समझकर अंदर बाढ़ लिए भाई, और जो सैनिक लकड़ी के हॉर्स के अंदर थे उन्होंने भैया रातों रात पूरा किला ही जीत लिया।
मतलब भैया उनके घर में घुस के उनको ही लूट लिया। तो जहाँ जो मीम्स है वो मॉडर्न इंटरनेट का ट्रोजन हॉर्स है भाई। और दूसरी तरफ वहीं जब आप किसी न्यूज चैनल या एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो आपका एनालिटिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, आप स्केप्टिकल हो जाते हैं, आपको लगने लग जाता है भैया ये तो पेड प्रमोशन है या किसी पार्टी का पर्चर है। लेकिन दूसरी तरफ जब आपके सामने एक मीम दिखता है आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचने लग जाता है ये तो बस एक जोक है, और हम हंसते हैं और सोचते हैं कि शायद हमें इससे कोई खतरा नहीं। और बस इसी मोमेंट में मीम माफिया आपके दिमाग में अपना आइडिया प्लांट कर देते हैं। इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए तुम्हें जहाँ दो केसेस को अच्छे से समझना होगा। तो केस स्टडी 1, किसी नई फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके पुराने इंटरव्यू या एक्टर के डायलॉग पर टॉक्सिक मीम बनाए जाने लग जाते हैं। आप फिल्म देखने भी नहीं चाहते लेकिन आप पहले से मान लेते हैं कि फिल्म बेहतर है भाई, क्योंकि मीम्स उसे वैसा दिखा रहे हैं। और जब तक आप उसको देखकर नहीं आएंगे आपको नहीं पता चलेगा और क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में रहेगी कि आखिर फिल्म में क्या है। और केस नंबर 2, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तो ये केस भाई इलेक्शन के दौरान होता है। किसी कैंडिडेट की छोटी सी गलती या स्लिप ऑफ टंग पर लाखों मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं। इनका गोल इतना भी सिंपल नहीं होता कि उन्हें सिर्फ गलत साबित करना है, बल्कि उनका एक मजाक बनाने के लिए मीम्स को यूज किया जाता है। और साइकोलॉजी भी कहती है कि लोग जिस पर हंसते हैं उसे लीडर नहीं मानते। लेकिन इस पूरे सिनी गेम का एक बहुत ज्यादा डार्क पहलू भी है। बाहर से देखकर तो ये लगता है कि 20 साल की उम्र में बेडरूम में बैठकर लाखों कमाना एक ड्रीम लाइफ हो सकती है, लेकिन अंदर से ही ये एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर है। अब तुम कहोगे उन्हें भैया महीनों के लाखों रुपीस मिल रहे हैं तो भैया उनके लिए ये लाइफ नाइटमेयर कैसे बन रही है? तो अमन और उसके जैसे हजारों एनोनिमस एडमिन्स एक कांस्टेंट डर में जी रहे होते हैं। उनको पहला डर होता है एल्गोरिथम एडिक्शन। अगर उन्होंने एक दिन में 4 से 5 मीम्स को पोस्ट नहीं किया तो एल्गोरिथम उनके पेज की रीच खत्म कर देगा। और इसी चक्कर में ये टीनेजर्स दिन के 16 से 18 घंटे स्क्रीन पर चिपके रहते हैं। बर्नआउट, इंसोम्निया और सवेरे एंग्जाइटी इनका रोज का हिस्सा बन चुका है। और दूसरा डर इनको होता है अकाउंट डिलीशन। एक सिंगल स्ट्राइक या पॉलिसी वायलेशन उनकी उस सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। उनके लाखों का बिजनेस एक ही सेकंड में डूब सकता है। और इसी डर की वजह से टेलीग्राम पर अकाउंट रिकवरी ब्लैक मार्केट चल रहे हैं, जहां मीटा एम्प्लॉयज और हैकर अकाउंट्स अनबर्न करने के लिए लाखों की एक्सट्रॉक्शन कहते हैं। जो भी ऐसे काम करते हैं उन बच्चों को लगता है कि वो एल्गोरिथम के मास्टर बन चुके हैं। वो चाहें तो भैया 1 सेकंड में मीम वायरल कर दें, 1 सेकंड में कुछ भी कर दें, किसी को भी नीचा दिखा दें। लेकिन रियलिटी ये है कि वो एल्गोरिथम के मजदूर बन चुके हैं। वो सिर्फ एक मजदूर की लाइफ जी रहे हैं और उनका करियर कभी भी खत्म हो सकता है। इंटरनेट की दुनिया में एक फेमस कहानी है, If you are not paying for the product, you are the product। तो आज मीम पेजेस सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं रहा, वो एक ऐसी डिजिटल आर्मी है जो बिना किसी रूल और रेगुलेशन के चल रही है। उन्हें ना तो किसी प्रेस काउंसिल का आंसर देना पड़ेगा और ना ही उन पर कोई एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस लागू होने वाली है। वैसे ये भी जरूरी नहीं है कि वो हर चीज को बुरा ही दिखाएं। अगर मीम 80 चीजों के बनने लग जाएं तो हम देश को भी बदल सकते हैं। तो जब भी आप अपने फोन पे एक मीम को स्क्रॉल करते हैं और उसको देख के हंसते हैं तो 1 सेकंड के लिए अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस मीम पर सच में अपनी मर्जी से हंस रहा हूँ, जहाँ मुझे किसी ने हंसाने के लिए और मेरे दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए पैसे खर्च किए हैं? क्योंकि द मीम माफिया का सबसे बड़ा वेपन उसका एल्गोरिथम नहीं है, बल्कि हमारा वो ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ हम झूठ के नाम पर हर ह्यूमर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और बताना क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने अपने फ्रेंड्स को कितने ज्यादा मीम्स शेयर किए हैं। तो ख्याल रखना, और आपका एक शेयर इस वीडियो को वायरल भी कर सकता है। तो डू इट। बाय बाय।